हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम सेकंड चैप्टर खुद फिनिश करने के बाद अपने थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि आज हम अपना तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। यानी यूनिट थर्ड का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारा यूनिट थर्ड, तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, इस तत्वों के वर्गीकरण को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और फिर उनका करेंगे क्लासिफिकेशन। तो ये तत्व थे, ये तत्व जो हैं ये पदार्थों का निर्माण करते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो पदार्थ आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर आता था रसायन की मूलभूत अवधारणाएं। और जो आप पढ़ते थे कि पदार्थ तीन तरह के होते थे, एक होता था ठोस, द्रव और गैस, है ना, यही तीन पढ़ते थे ना। तो ये बनते किससे थे? ये सभी तत्वों से मिलकर बनते थे, वही तत्व ही तो पढ़ते थे। अब आप समझिए कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण पढ़ने का मतलब क्या आ गया? देखो भाई, क्या था ना कि धीरे धीरे शोध हो रही थी, धीरे धीरे खोज हो रहे थे, थोड़े धीरे विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हो रही थी। तो 1800 ईस्वी में 31 तत्व जो हैं ज्ञात कर लिए गए थे। ठीक है, तो 31 तत्वों को ज्ञात करने का मतलब था कि जो वैज्ञानिक थे वो इन 31 तत्वों के बारे में जान सकते थे। जैसे कि आपके अगर 31 दोस्त हो तो आप उनको ईजिली उनके नाम से, उनके क्वालिटी से, उनकी प्रॉपर्टी से उनको क्लासीफाई कर पाओगे, आराम से वर्गीकृत कर लोगे ना। ठीक, लेकिन क्या हुआ 1865 ईस्वी में, क्योंकि वैज्ञानिक तो लगातार शोध करने में लगे थे ना, इन तत्वों की संख्या कितनी हो गई? दुगनी हो गई। अब इन संख्या दुगनी हो गई तो वैज्ञानिकों के लिए क्या हो गया? थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ गई। जहाँ वो 31 तत्वों का अध्ययन कर रहे थे कि जो 31 तत्व हैं इनके क्या क्या नाम होंगे, क्या नाम हो सकते हैं, क्या गुण हो सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी हो सकती है ना, अब ये संख्या कितनी हो गई? दुगनी हो गई। लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी है? 118। अब जाके हमें इन कितने तत्व प्राप्त हो गए? 118। चलिए खैर, जब 1800 ईस्वी में 31 तत्व थे, तभी से वैज्ञानिक लगे हुए थे कि हम ऐसा क्या करें, कैसे इनके नाम, कैसे इनकी प्रॉपर्टी को हम पढ़ें, है ना। 1865 में कितनी हो गई? दुगनी हो गई। तो वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 118 हो गई। तो विभिन्न तत्वों और इनके यौगिकों के गुणों का अध्ययन करने के लिए आवश्यक हो गया कि इनको वर्गीकृत किया जाए। तो समान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया, जिससे उसका अध्ययन सरल हो जाए। इस प्रकार किसी एक वर्ग के एक तत्व का मात्र अध्ययन करने से हमें उस वर्ग से संबंधित सभी तत्वों के गुणों के बारे में पता लग जाता था। आप ये मान के चलो, जैसे कि आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ बहुत शैतान है, कुछ बहुत सिंसियर है, कुछ बहुत इंटेलिजेंट है। आप उनको क्लासीफाई कर दो कि ये सारे इंटेलिजेंट बच्चे, ये बहुत शैतान बच्चे और ये बहुत सिंसियर बच्चे। तो आप जब एक सिंसियर वाली क्लास से एक बच्चे बुलाओगे तो आप समझ जाओगे अच्छा ये वो सेक्शन है जिसमें, या ये वो वर्ग है जिसमें सभी सिंसियर बच्चे हैं, ये वो इंटेलिजेंट वाले बच्चों का सेक्शन है, ये वो, है ना। तो इस तरह से क्या किया वैज्ञानिकों ने, इन तत्वों को क्या किया, अलग अलग वर्गों में बांट दिया और एक जैसे तत्वों के जो गुणों वाले वर्ग में एक ही जैसे तत्व रखे गए। यानी कि समान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा। ठीक, जिससे उनके गुणों का अध्ययन क्या हो गया? सीमित हो गया। यानी हम अगर किसी एक वर्ग के, किसी एक तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमें उससे संबंधित उस वर्ग के सभी तत्वों के बारे में, सभी तत्वों के गुणों के बारे में पता लग जाएगा। ठीक, तो ये तो था कि तत्वों के वर्गीकृत करने की क्या आवश्यकता थी, क्यों हमने वर्गीकृत किया। अब आप समझ पा रहे हो, जैसे 31 तत्व से 118 तत्व हो गए, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? दिमाग लगाया कि हम इसको क्लासीफाई कर दें, वर्गीकृत कर दें, तो हमें समझना आसान हो जाएगा। सारे तत्वों की प्रॉपर्टी, सारे तत्वों के गुणों के बारे में हम इजीली नहीं पढ़ सकते। तो अगर इन्हें हम वर्गों में वर्गीकृत कर दें तो हम एक वर्ग में एक जैसे तत्व को रखेंगे या समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में रखेंगे, तो हमें सिर्फ एक तत्व, वर्ग के एक तत्व के बारे में पढ़ने से उस वर्ग से संबंधित सभी तत्वों के बारे में हमें पता लग जाएगा। ठीक, तो ये तो थी आवश्यकता कि क्या आवश्यकता आन पड़ी, क्या आवश्यकता आई जो हमने इसका वर्गीकृत किया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ये वर्गीकृत हुआ कैसे, यानी अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में।
यानी अब हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। ठीक, तो आप ये मान के चलो कि कई सारे वैज्ञानिक हैं। जैसे पहले आए जैसे कि प्राउड सन 15 में, समझ रहे हो? अब आप समझ रहे हो, अभी बताते हैं आपको। फिर आए आपके डोवर्नियर 1827 में। फिर आए आपके ड्यूमा 1853। न्यूलैंड, फिर आए न्यूलैंड 1866 में। फिर आए लोदरमेयर, फिर आए लोदरमेयर 1869। ठीक, तो आए फिर प्राउड, लोदरमेयर, ड्यूमा, न्यूलैंड, लोदरमेयर, और सबसे लास्ट में आए ये साइंटिस्ट थे हमारे मेंडलीफ। क्या नाम था इनका? मेंडलीफ। इन्होंने भी 1869 में ही तत्वों के वर्गीकरण में योगदान दिया। यानी हम कह सकते हैं कई सारे वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण में योगदान दिया, तत्वों को खोजने में लगे रहे कि किस तरह से उसको वर्गीकृत किया जाए, जिसमें से मेंडलीफ का योगदान सर्वोपरि है। तो मेंडलीफ ने क्या किया? मेंडलीफ ने उस समय तक ज्ञात जो 57 तत्व थे उनको परमाणु भारों के आधार पर क्या कर दिया? श्रृंखलाबद्ध कर दिया। यानी कि मेंडलीफ ने जो 57 तत्व प्राप्त हुए थे, इन्होंने सबसे पहली आवर्त सारणी दी। ठीक, उन्होंने क्या किया? मेंडलीफ ने सन 1869 में ज्ञात 57 तत्वों को सबसे पहले परमाणु भारों के आधार पर श्रृंखलाबद्ध कर दिया। यानी उन्होंने 57 तत्वों को वर्गीकृत कर दिया। कैसे? परमाणु भारों के आधार पर। मेंडलीफ ने ज्ञात 57 तत्वों को परमाणु भारों के आधार पर क्या कर दिया? श्रृंखलाबद्ध कर दिया। क्या कर दिया? श्रृंखलाबद्ध कर दिया। यानी कि 57 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा, बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर इन तत्वों को वर्गीकृत किया, और ये पाया कि एक निश्चित अंतराल के बाद इन तत्वों के गुणों की यहाँ पे क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, यानी रिपीट हो रहा है। जो प्रॉपर्टी यहाँ थी, यहाँ से हम यहाँ तक चले थे, जो प्रॉपर्टी यहाँ थी वो फिर से आगे की ओर रिपीट होती है। इनके गुणों का आगे क्या होता है? रिपीटिशन होता है। अर्थात एक निश्चित समय के बाद इनके गुणों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। और पुनरावृत्ति करने के इस गुण को क्या बोला गया? आवर्तिता। ठीक है। पुनरावृत्ति के इस गुण के आधार पर मेंडलीफ ने यह निष्कर्ष निकाला कि तत्वों का मूल लक्षण उसका परमाणु भार होता है, तथा जिसके आधार पर मेंडलीफ ने यह नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। तो बात कर लेते हैं अब मेंडलीफ के आवर्त नियम की। ये आपको से पूछा जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, मेंडलीफ का आवर्त नियम। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। कुछ समझ में आया क्या लिखा है? कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं या उन्हें परमाणु भारों के आधार पर वर्गीकृत किया था, एक टाइम के बाद उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। ठीक, तो सन 1871 में मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार इस समय तक ज्ञात 58 तत्वों को
एक सारणी में क्रमबद्ध किया गया, जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। क्या किया गया? इसको एक सारणी में, सारणी यानी टेबल में क्रमबद्ध किया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी। ये सबसे पहला नाम किसने बोला था? मेंडलीव ने। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली आवर्त सारणी किसने दी थी या प्रारंभिक आवर्त सारणी किसने दी थी, तो किसने दी थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी, यानी मेंडलीव ने प्रारंभिक दी थी। उसके बाद भी कई सारे साइंटिस्ट आते रहे, है ना, कोई आए, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिन्होंने इनकी आवर्त सारणी में संशोधन किया और एक फाइनल यानी अंतिम, और जिसे आप कह सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की। इस सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियाँ, 12 क्षैतिज पंक्तियाँ तथा 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम। इस सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियाँ तथा 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे। क्षैतिज पंक्तियों को श्रेणियाँ तथा 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम को वर्ग का नाम दिया। वर्ग को हम ग्रुप कर सकते हैं और इसको हम इंग्लिश में कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो ये हो गया हमारा सीरीज़ और इसका मतलब हो गया हमारा ग्रुप। यानी कि बहुत बड़ा काम किया था एक तरीके से। सबसे पहले एक तो इन्होंने क्या किया, आवर्त सारणी में एक आवर्त सारणी इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन जो ज्ञात तत्वों को एक आवर्त सारणी में अरेंज करें, उनमें व्यवस्थित करें। कैसे? परमाणु भार के आधार पे। और उन्होंने जब परमाणु भारों के आधार पे उसको व्यवस्थित किया तो उन्होंने क्या किया, भाई टेबल बनानी थी ना, आवर्त सारणी थी, टेबल थी, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में उन्होंने क्या कि 12 क्षैतिज पंक्तियाँ यानी आपका हॉरिजॉन्टल और 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम यानी खड़े खड़े वर्टिकल कॉलम उन्होंने किए। 12 क्षैतिज पंक्तियों को श्रेणी यानी सीरीज़ कहा और 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा? वर्ग कहा, ग्रुप कहा। ठीक, जिसमें इन्होंने उस समय ज्ञात 58 तत्वों को बांटा। और तत्वों को क्रमबद्ध करते हुए मेंडलीव ने यह ध्यान दिया कि एक जैसे गुणों वाले तत्वों को एक ही तरह के समूह में रखा जाए। अतः जब वो ये काम कर रहे थे, जब वो एक जैसे गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रख रहे थे, तो कुछ ऐसे भी तत्व प्राप्त हुए जिनके गुण तो उस समूह से मिल रहे थे, लेकिन वो बढ़ते हुए परमाणु भार के इस नियम को पालन नहीं कर रहे थे। तो जिसके आधार पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बढ़ते हुए क्रम में परमाणु क्रमांक को भरते हुए यह माना कि उनके परमाणु भार जो है वो त्रुटिपूर्ण है, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके लिए कुछ स्थान छोड़ दिया और उन स्थान को छोड़ते हुए वो आगे बढ़ते गए। आगे आने वाले समूह में उन त्रुटिपूर्ण परमाणु भारों में संशोधन भी हुआ और वो जो रिक्त स्थान उन्होंने भरे थे वो भी टाइम टू टाइम भरते गए। और उन्होंने आगे के तत्वों के यानी जो वो रिक्त स्थान छोड़ते जा रहे थे, तो ये भविष्यवाणी करते जा रहे थे कि भविष्य में जब कोई तत्व आएगा तो उसका परमाणु भार इतना होगा और उसमें ये गुण विद्यमान होंगे। इस तरह से उन्होंने क्या किया कि बढ़ते हुए परमाणु भार को किसी तत्व के बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर उसे क्रमबद्ध कर दिया और ये माना कि एक जैसे तत्वों के गुणों वाले जो तत्व हों उन्हें एक समूह में रखा जाए। जब वो ये काम कर रहे थे तो उन्होंने ये पाया कि कुछ तत्व ऐसे भी थे जो परमाणु भार या उस समूह विशेष से तो विशेषता रखते थे, यानी समूह विशेष से तो समानता रखते थे, लेकिन उनके परमाणु भार जो है वो वहाँ परमाणु भार के नियम को पालन नहीं कर रहे थे, जिसके आधार पे उन्होंने वहाँ पे क्या किया, उसके रिक्त स्थान छोड़ दिए और कुछ तत्वों का जो परमाणु भार था उसको माना कि ये परमाणु भार गलत है और इसका परमाणु भार कुछ और होगा, ये गलत परमाणु भार है, और उसको वहाँ पे व्यवस्थित उन्होंने नहीं किया। ठीक, लेकिन कुछ टाइम बाद जब कुछ आगे और एनालिसिस हुई तो पता लगा कि उनका परमाणु भार ये नहीं, वास्तविकता में ये था और उसको आवर्त सारणी में स्थान दिया गया और जो रिक्त स्थान थे वो भी नए तत्वों की खोजों के बाद भरते गए। बाद में मोजले के प्रयोग तथा समस्थानिकों और संभारिकों की खोज के बाद यह स्पष्ट हो गया कि तत्वों का मूल लक्षण जो है वो परमाणु क्रम भार न होकर परमाणु क्रमांक है, जिसके आधार पर मोजले ने मेंडलीव के आवर्त नियम को संशोधित करते हुए एक नया नियम प्रस्तुत किया, जिसको हम मोजले का आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, यानी यहाँ पे हम लिखते हैं मोजले का आवर्त नियम।
ये बिल्कुल सेम था, बस इन्होंने ये बोला कि जैसे मेंडलीव जो है वो परमाणु भार पर फोकस कर रहे थे, ये परमाणु भार के बारे में बता रहे थे कि तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया, लेकिन मोजले ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, परमाणु भार के आधार पर उसे व्यवस्थित नहीं किया सकता। यानी कि इनके अनुसार क्या हुआ कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मोजले का आवर्त नियम यानी तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। सेम, बिल्कुल सेम वही बताया जैसा कि मेंडलीव ने बताया था, लेकिन उन्होंने परमाणु भारों के आधार पर बताया था और इन्होंने परमाणु क्रमांकों के आधार पे। यानी इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि तत्वों को जब उन बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखते हैं तो एक नियमित अंतर के बाद उनके भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। यानी कि जब हम आवर्त सारणी में किन्हीं तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर, यहाँ पे परमाणु भार बोल रहे थे, है ना, तो आवर्त सारणी में जब उन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित समय के बाद उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। और इस मोजले के आवर्त नियम को, जैसे कि हमने बोला था कि ये प्रारंभिक था, तो सबसे पहले किसने बोला? सबसे पहले आए थे मेंडलीव और दूसरी बार कौन आए? मोजले, है ना। तो इस मोजले का आवर्त नियम सबसे बाद में आया, तो इसको हम आधुनिक आवर्त नियम भी कहते हैं। भाई आधुनिक यानी कि इसके बाद तो कोई आया ही नहीं ना। मोजले के आवर्त नियम को क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त नियम। तो आधुनिक आवर्त नियम को आधार मानकर समय समय पर विभिन्न आवर्त सारणियाँ प्रस्तुत की गई। आवर्त सारणी के आधुनिक गुण को आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रावर्धनिक आवर्त सारणी कहते हैं। यानी कि अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी, दीर्घाकार यानी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल और प्रावर्धिक आवर्त सारणी मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, तो ये इनके नाम है। यानी कि आपसे मोटा मोटा सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि पहली प्रारंभिक आवर्त सारणी किसने दी, तो मेंडलीव ने, और दूसरी किसने दी? मोजले ने। मोजले की आवर्त सारणी ही हम हर जगह पढ़ेंगे। ठीक है।